I welcome all of you to this special UPSC prelim strategy session. आज हम लोग UPSC prelim strategy डिस्कस करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एंड वी आर ऑल्सो incredibly privileged to have Atul Mishra sir with us this time in UPSC 2023 एग्जाम. उन्होंने AIR 94 सिक्योर किया है एंड नॉट जस्ट दैट, जो अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था उसका भी उन्होंने कट ऑफ स्मैश किया है. तो आई थिंक इस डिस्कशन के लिए वुड बी द राइट पर्सन, राइट? सो अतुल सर का जो भी एक्सपीरियंस है और उनका जो सक्सेस स्टोरी है इसके पीछे, एंड ही इज़ गोइंग टू शेयर विद अस इन दिस सेशन. एंड बिफोर वी स्टार्ट, कुछ ग्राउंड रूल्स हम लोग ले डाउन कर लेते हैं. फर्स्ट थिंग, माइक्रोफोन, अपना जो माइक है प्लीज़ म्यूट रखिएगा अनटिल अनलेस यू आर नॉट स्पीकिंग, सो उससे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ और डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा. दूसरा, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लास्ट में हम लोग एक Q&A कर लेंगे, पहले सर डिस्कस कर लेंगे अपना स्ट्रैटेजी एंड देन विल हैव अ Q&A. मीनवाइल कोई भी अगर डाउट है ऐसा एज सच तो आप चैट जो है उसको चैट सेक्शन को यूज़ कर सकते हो फॉर आस्किंग द डाउट. एंड लास्टली, लेट्स बी रिस्पेक्टफुल, मतलब कम्युनिकेशन जो भी है थोड़ा सा पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट रखते हैं आप सबके लिए, ठीक है? सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गिव अ वार्म वेलकम टू अतुल मिश्रा. एंड सर, फ्लोर इज़ योर्स. आप बताइए, अपना स्ट्रैटेजी शेयर करिए. Okay, so good afternoon, everyone. My name is Atul Mishra. As Sir said, I have secured All India Rank 94 in Civil Services Examination 2023, and my option subject was PSIR. And since prelims examination is around the corner, so we will limit this discussion to prelim strategy only. I will not take much of your time. ये छोटा सा discussion रहेगा. Also, I have some broad topics on which we will be discussing, जैसे कि effective study strategies हो गया, recommended resources, important topics, something about exam management or something special for CSAT. So इसके पहले हम start करें, I would like to put on a disclaimer कि this exam is going to be a very highly dynamic exam. हमें नहीं पता कैसा पेपर आने वाला है. So whatever we are going to discuss today is only indicative. You are free to follow your own strategy. ठीक है? So firstly, I will like to talk about study strategy. कैसी रहनी चाहिए? In my opinion, it should be flexible. It should depend on you. जैसे कि मेरा मानना है कि at least you have to study for 6 hours per day. और अगर आप 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं, 10 घंटे पढ़ पा रहे हैं, it is completely normal. For example, for me, I could not study more than 8 hours per day. अगर कोई 12 hours पढ़ रहा है, 14 hours तक ले जा रहा है, it's okay, but ठीक है. मतलब this is not something you should worry about until unless आप बहुत कम पढ़ रहे हो. So the minimum is 6 hours, maximum it's up to your capacity. और अगर मॉक टेस्ट की बात करें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई डोंट थिंक कि आपको 2 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए पर वीक. इवन इफ यू आर नॉट गिविंग एनी मॉक टेस्ट, इट इज ऑल्सो ओके, बिकॉज लास्ट ईयर 21 days बिफोर द एग्जाम आई गेव माई लास्ट मॉक टेस्ट. मैंने लास्ट के जो 20 दिन थे, मैंने उसको बेसिक रिसोर्सेज के रिवीजन के लिए डेडिकेट किया था. सो सिंस 30 days, अराउंड 30 days आर लेफ्ट. अगर आप 5-10 दिन बाद आखिरी अपना मॉक दे के चीजें समाप्त करना चाहें तो इट्स ऑल्सो गुड आइडिया, बिकॉज जिस टाइप का पेपर है, द मोर यू रिवाइज योर बेसिक रिसोर्सेज, द मोर मार्क्स यू कैन फेच, बिकॉज एग्जाम पैटर्न नो वन कैन गेस कि क्या आने वाला है. और एक और चीज ये है कि यू कैन अवॉइड न्यू नोट्स एट लास्ट मिनट. आई थिंक ये तो नॉर्मल चीजें सबको पता होगी, क्योंकि कई बार होता क्या है कि लास्ट मोमेंट में कुछ नया नोट्स आ जाता है या कुछ निमोनिक्स आ जाते हैं एंड वी स्टार्ट चेजिंग इट. सो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को. सो दिस इज व्हाट योर बेसिक स्टडी स्ट्रेटजी शुड बी. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट रिकमेंडेड रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज की बात करने का तो टाइम ही नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस मस्ट हैव मेड इट वेरी क्लियर. स्टैंडर्ड बुक सबने पढ़ी होगी, आई एम अस्यूमिंग. एनसीईआरटी एक बार देख रखा होगा, अपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए, और कुछ कोचिंग वगैरह के नोट्स स्पेसिफिक टॉपिक्स के लोग फॉलो करते हैं. सो जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, योर ओन रिसोर्सेज आर योर रिकमेंडेड रिसोर्सेज. आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट एनी न्यू रिसोर्स, बिकॉज हमारे पास टाइम भी नहीं है. और लेकिन अगर बेसिक जीके की बात किया जाए, जैसे सब्जेक्ट वाइज बात करें, सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट कि हिस्ट्री खत्म ही नहीं हो रही होती है. इट्स वेरी लॉन्ग, स्पेशली एंशिएंट हो गया या मिडिवल हिस्ट्री हो गया. तो फॉर दैट आपके जो नोट्स हैं, यू कैन रिफर दैट. और मेरा ये था कि सिंस आई वाज आल्सो गिविंग स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, सो मैं लूसेंट की भी जीके की किताब पढ़ता था. उसमें से यू कैन लुक इनटू एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, इट इज रियली गुड. और मतलब कॉस्ट बेनिफिट की बात करें तो इन 50 to 60 पेजेस आपको अच्छा खासा आउटपुट मिल जाएगा.
और अगर अब आप 2-3 साल के पेपर को भी देखें तो क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं। सो यू दैट इज वन थिंग यू कैन लुक इनटू। अगर आपको हिस्ट्री में एंजाइटी है, अगर आपकी हिस्ट्री अपने रिसोर्सेज से क्लियर है, देन मूव अहेड, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज तो मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज पेपर 1 और सीसैट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो तो हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ही। और इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो योर रिसोर्स जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, इन्वायरमेंट वगैरह का, या फिर अगर आपको बेसिक कुछ साइंस देखना होगा तो प्लीज हैव अ लुक, क्योंकि कभी कभी बेसिक साइंस से भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो आप किसी भी जीके के बुक से ले सकते हो। पीटी 365 में तो रहेंगे ही सारी चीजें, बट लाइक बेसिक क्वेश्चंस अगर आ गए प्लांट एनिमल सेल पे, या फिर लेट से प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स पे आ गए, दे कैन आस्क क्वेश्चंस, या फिर बेसिक किसी मिनरल का और पूछ दिया लाइक दे डिड लास्ट ईयर। सो आई वाज कंफर्टेबल इन दोस क्वेश्चंस, क्योंकि मैं यूपी पीसीएस के लिए पढ़ता था। सो बेसिक साइंस अगर आप कहीं से देख लें, लूसेंट में ही आपको मिल जाएगी, या फिर आप अरिहंत वगैरह की भी बुक्स आती हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। और थोड़ा सा मैपिंग पे ध्यान दीजिएगा एंड रीजन्स इन न्यूज। लास्ट ईयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड, दिस ईयर ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मैप पूछ ही सकते हैं, और वो तो वैसे हर साल रेलिवेंट रहता है, बट गिवन कि आईआर पे आजकल स्पेशल फोकस है, तो मैपिंग इज वन थिंग दैट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि पढ़ना कहाँ से है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं कोई गेस ऐसा कर नहीं सकता, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह पड़े हुए हैं, लाइक पीपल आर ट्राइंग टू गेस 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पूछता उसमें से है नहीं। बट अगर मुझे अपने लिए देखना हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि पॉलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स बहुत पूछी जा रही है, तो मनी सप्लाई उप्लाई से जो कॉन्सेप्ट है, या फिर बॉन्ड वगैरह हो गया, इन्फ्लेशन वगैरह हो गया, या फिर ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट। सो इस पे स्पेशल अटेंशन फोकस करेगा, क्योंकि यूजुअली रिवीजन की कमी की वजह से या एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पूछी नहीं जा रही पिछले 2-3 साल से अच्छे से, बट स्टिल आई थिंक मेरे हिसाब से उस पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज इट कैन रिटर्न एनी टाइम। आईआर तो है ही वन इंपॉर्टेंट एरिया विच हैज इमर्ज्ड, और इट इज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। हम पढ़ के जा सकते हैं बेसिक साइंस, हम पढ़ के जा सकते हैं पीटी वगैरह से, बट समटाइम्स दे विल आस्क यू थिंग्स जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो उसके लिए कोई आई डू नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने बेसिक साइंस कर लिया, यू आर कवर्ड। If still you are unable to solve the question, तो do not worry, because 99.9% people will not be able to solve that question. So ये important topics हैं। Otherwise अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का पूछना, you can ask after this session. मेरे हिसाब से तो बेसिक यही है, आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। And now the most crucial thing is exam management. Well, this varies from person to person. इसमें जैसे number of questions attempted की बात होती है, तो मेरा number of questions attempted हमेशा low रहता था। Like last year I attempted only 70 questions. उसके पहले मैंने 64 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। माय एक्यूरेसी वाज रियली वेरी हाई। लेकिन बहुत लोगों के साथ क्या होता है, दे विल हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 80 प्लस क्वेश्चंस, अदरवाइज दे वोंट बी इन द कट ऑफ रेंज। तो उसके लिए आप कर ये सकते हैं कि यू कैन गेट अ जनरल आइडिया ऑफ योर एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी का आइडिया आपको मॉक्स से मिल जाएगा। आई एम अस्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गिवन एटलीस्ट 10 to 20 मॉक्स बाय नाउ, एटलीस्ट 20 मॉक्स और 15 मॉक्स। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका गोल्डीलॉक्स जोन है कहाँ पे, वेयर यू कैन हिट। तो उसके हिसाब से आप अपना बनाइए। आई विल नॉट अर्ज यू टू अटेम्प्ट लेस क्वेश्चंस, बिकॉज इट इज अ हाईली रिस्की स्ट्रेटजी, और ये मुझे बैकफायर भी कर चुका है इन द पास्ट। बट स्टिल इट वाज माय गेम, सो आई हैव ऑलवेज स्टक टू दैट। सो आइडेंटिफाई योर गेम, जिस टाइप का आप गेम खेलना चाहते हैं वहां पे आप एक हिसाब से मॉक टेस्ट से ले लीजिएगा जनरल आइडिया। और उसमें एक चीज आप और कर सकते हैं, विच आई एम टेलिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि अवॉइड OMR मिस्टेक्स। लास्ट ईयर आई कमिटेड 2 मिस्टेक्स ऑन OMR, जो कि मुझे इफेक्टिवली 5 मार्क्स कॉस्ट कर गया था, बिकॉज बोथ ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट। सो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, समटाइम्स व्हेन द पेपर इज टफ एंड वी आर नॉट फोकस्ड, ये गलती हो सकती है। और जनरल ओवर अटेम्प्टिंग मत करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा है, तो मेरे हिसाब से उसको छोड़ देना ही सही है। इफ द पेपर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और आप 70, 75, 80 क्वेश्चन तक भी लिमिट हो रहे हो और नेचुरली आप 90 करते, देन ऑल्सो इट्स ओके। जबरदस्ती अगर आपको कोई भी क्लू नहीं है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। और एग्जाम मैनेजमेंट की अगर बात किया जाए तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर CSAT। और क्योंकि CSAT के लिए आपको मतलब कि इट्स अबाउट 50% प्रिपरेशन
एंड 50% आपका एग्जाम मैनेजमेंट पे है. So if the discussion on GS is almost over, I guess, क्योंकि मैं कुछ नया ऐड नहीं करूंगा. और CSAT की बात किया जाए तो इट इज द गेम चेंजर, क्योंकि बहुत लोग के साथ देखा गया कि फर्स्ट पेपर में दे हैव परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल, दे हैव स्कोर्ड अबव 100, पर CSAT में रह जाते हैं. एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरा CSAT बहुत स्ट्रांग नहीं था पर बहुत वीक भी नहीं था. आई हैव नेवर स्कोर्ड बिलो 90 मार्क्स. लास्ट ईयर आई गॉट समथिंग अराउंड 90, और यूजुअली मेरा उसके पहले 102 मार्क्स है. तो जब भी मैं करता था while submitting my OMR, I used to be confident that I am clearing CSAT. और मेरे हिसाब से दिस शुड बी योर ऑब्जेक्टिव. इसमें कोई मार्क्स आप टारगेट मत करिए, एक कंफर्ट जोन आपको टारगेट करना पड़ेगा. अब इसमें देखा जाए तो CSAT के पेपर को हम ब्रॉडली 2 एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन and the other is maths and reasoning. I am clubbing together maths और reasoning because बहुत सारे questions में maths और reasoning का combination रहता है. They give statement based questions. So मेरा ये मानना है कि maths और reasoning को एक entity की तरह treat किया जाए और English comprehension को एक entity के लिए की तरह. तो अगर आप देखें तो 2020 का जो question paper था CSAT का, उसमें comprehension tough आई थी, especially the multiple statement type comprehension जो था. उस questions को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका interpretation कुछ और निकलेगा, UPSC का कुछ और निकलेगा. So that year, people who relied on comprehension, they were the sufferers. Last year, people who relied on maths and reasoning were the sufferers. Last year की comprehension comparatively easy आई थी. Around more than 20 questions first reading में ही आंसर पता चल जा रहा था. तो comprehension का ये है. तो अगर आप इसको पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक चीज पहली बात ध्यान में रखनी होगी कि डू नॉट ट्राई टू एसेस दैट पेपर इन 2 मिनट्स. जैसे GS में हम करते हैं कि पेपर एक बार 1 to 100 एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं. मेरे हिसाब से इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द CSAT पेपर, क्योंकि अगर आप देखेंगे भी तो जस्ट बाय लुकिंग एट द कॉम्प्रीहेंशन यू कांट से कि ये टफ है कि इजी है. और मैथ्स के क्वेश्चन भी कई बार छोटे दिखते हैं पर वो होते ट्रिकी हैं. कई बार बड़ा क्वेश्चन होता ईजी है. तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया या इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हो गया, जस्ट बाय अ कर्सरी लुक आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा सेक्शन टफ है कौन क्या है, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत सारे मैथ्स के जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे दे वर रियली टफ. तो मेरे हिसाब से यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम कि पेपर लेके पहले 5 मिनट में आप एसेस कर रहे हो कि कौन सा सेक्शन पहले करें, क्या करें, कैसे करें. आप पहले से अपना स्ट्रेटजी लेके जाओ, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि अगर आप 2 मिनट भी या 5 मिनट भी वेस्ट करोगे इट विल कॉस्ट यू अ क्वेश्चन. और CSAT में बहुत लोग की मार्जिन 1 या 2 क्वेश्चन की ही रहती है. तो अगर आप कर सकते हैं असेसमेंट विद इन 5 मिनट्स या 2 मिनट्स तो यू कैन गो फॉर इट. बट पर्सनली मेरे लिए तो बहुत मुश्किल रहा है. आई हैव नेवर ट्राइड टू असेस द पेपर. आई ट्राइड टू फिक्स माई गेम और उसको जाके मैं उस हिसाब से परफॉर्म किया था. सो अब परफॉर्मेंस की जहां तक बात है या प्लानिंग की बात है, देयर आर 2 स्ट्रेटजीज बेसिकली. पहली स्ट्रेटजी ये है कि अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग है, आपको उस पर कमांड है और आपकी मैथ्स रीजनिंग सो एंड सो है, so what you can do is that you can start the paper with comprehension questions only. जैसे लास्ट ईयर मैंने ये किया था, I started reading only comprehension questions only. Around 30 to 35 minutes में I was able to solve 25 questions. मेरी प्रैक्टिस थी पहले से. अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे या फिर in any case you should not be taking more than 50 to 55 minutes. 27-28 questions होते हैं comprehension के, 2 minutes per question के हिसाब से. तो एक ये स्ट्रेटजी है कि you start with comprehension. सारे comprehension आप कर लीजिए पहले, और बीच में डू नॉट ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग. वो आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करेगा. ओनली मतलब एक टनल विजन रखिए एंड ओनली गो फॉर द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस. वंस दे आर डन, और कोशिश करिए कि डू नॉट टेक मोर देन 50 to 55 मिनट्स. अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन में 1.5 घंटे लग गए तो फिर आपको मुश्किल होगी. फिर उसके बाद जो 1 घंटे 10 मिनट आपके पास बचेंगे, ट्राई टू पिक आउट द इजी क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग. कोई क्वेश्चन पढ़ के आपको लगता है कि ट्रिकी है या मुझसे नहीं हो पाएगा, तुरंत स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए. डू नॉट गेट स्टक. बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का हो गया या फिर कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लंबे क्वेश्चन आते हैं, तो ये पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये ट्रिकी है. तो उसको आप चाहें तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं. तो अगर आप 1 घंटे में अराउंड 15 क्वेश्चंस भी 14 to 15 क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, अगर आप उसको पिक आउट करके सही कर ले रहे हैं और कॉम्प्रीहेंशन में आपकी डिसेंट एक्यूरेसी है एंड यू आर अटेम्प्टिंग एनीथिंग मोर देन 40 क्वेश्चंस, देन ऑल्सो यू आर क्लियर. मैंने कभी भी मतलब रेयरली ही कभी 50 प्लस क्वेश्चन किए होंगे. लास्ट ईयर आई अटेम्प्टेड 47 क्वेश्चन, उसके पहले 52 किया था और उसके पहले 41 ऐसे क्वेश्चंस में करता था. तो एक्यूरेसी इस पे आ सकती है, तो आप ये एक स्ट्रेटजी रख सकते हैं. दिस स्ट्रेटजी फॉर दोज पीपल जिनकी मतलब कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग है पर मैथ्स रीजनिंग में दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. और दूसरा प्लान इसका जस्ट रिवर्स है.
दूसरा प्लान ये कि स्टार्ट विद मैथ्स एंड रीजनिंग, 1 घंटे में जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं करिए। जहां 1 घंटा शार्प हुआ, देन यू कैन स्विच टू कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के लिए वही स्ट्रेटजी है कि कीप अ टनल विजन, और 40 to 50 मिनट्स में सारे कॉम्प्रीहेंशन एक बार करने का सोचिए। फिर बचे हुए 10-15 मिनट में अगर एडिशनल कोई मैथ्स का क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो करिए। नाउ दिस स्ट्रेटजी इज फॉर पीपल जिनका मैथ्स वगैरह सही है, और ये एक तरीके से बैकअप स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। इट माइट बी, सॉरी, दिस ईयर इट माइट बी पॉसिबल कि कॉम्प्रीहेंशन एक्सट्रीमली टफ आ जाए, और एक ही 2 क्वेश्चन में आपको लगे कि कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज्यादा टफ है इस बार, देन यू कैन मेक अ क्विक स्विच। अगर आपको लगे कि मैथ्स में आप स्विच कर सकते हो तो यू हैव टू टेक द डिसीजन एट दैट मोमेंट ओनली। सो आप दो अपना एक प्लान और एक प्लान ए और प्लान बी लेके जाइए। पहले 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि योर प्लान ए इज वर्किंग और नॉट। अगर नहीं वर्क कर रहा देन स्विच टू प्लान बी, अगर वर्क कर रहा देन गो विद द प्लान। तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट से एग्जाम मैनेजमेंट से अपने आप को काफी हद तक कंफर्टेबल सी साइड में कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव, आई रिपीट, यही है कि वाइल सबमिटिंग द ओएमआर देयर शुड बी नो डाउट इन योर माइंड वेदर यू और नॉट यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। आपको इतना पता होना चाहिए कि आप पास हो रहे हो कि नहीं। इतना ही हमें चाहिए ताकि बाद में हमें एंग्जाइटी न रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डू नॉट पैनिक एंड बी वेल रेस्टेड एंड हाइड्रेटेड, बिकॉज जिस टाइम पे सी सेट का पेपर होता है उस समय दिमाग नहीं चलता है। सो पर्सनली मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अपने साथ पानी वगैरह लेके जाइए। इफ पॉसिबल बुक अ कैब फॉर द होल डे, जैसे मैंने किया था। बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, अपने आप को एक्सर्ट मत करिएगा उस 3 घंटे में, बहुत इधर उधर घूमिएगा मत। कुछ बेसिक चीजें जो आपको लगता है कि आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना चाहिए और वो 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज हो जाएंगी या प्रैक्टिस हो जाएंगी, वो पहले से प्लान बना के जाइएगा कि आपको 3 घंटे में करना क्या है। उठा के कोई रैंडम चीजें मत पढ़ने लगिएगा। एज फार एज मैथ्स एंड रीजनिंग इज कंसर्न, मेरी मैथ्स ठीक थी, मतलब एक जमाने में तो सही थी। लास्ट ईयर मुझे डिफिकल्टी भले हुई, तो मैं मैथ्स में आपको बहुत ऐसा स्पेसिफिक बता नहीं सकता क्या रिसोर्स पढ़ना है, क्या करना है, यू शुड नॉट बी गोइंग फॉर इट। बट फिर भी बेसिक बेसिक जो एरियाज हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, कैलेंडर पे क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आ रहे हैं तो वो हो गया, और बेसिक नंबर सिस्टम हो गया। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो लुक इनटू किया ही होगा। और रीजनिंग का तो हमें पता है कि पैटर्न वगैरह के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर कुछ मतलब सिलोगिज्म वगैरह का क्वेश्चन आता है, तो फिर रीजनिंग मेरे हिसाब से मैथ्स के कंपैरिजन में थोड़ा डुएबल रहती है। हालांकि सीटिंग अरेंजमेंट और ये मतलब चीजों में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो इजी आ ही नहीं रहा है, तो फिर कुछ सेक्शन को आप स्किप कर सकते हैं। बट मोस्टली ट्राई करिएगा कि जो बेसिक बेसिक सेक्शंस हैं, कोई बेसिक आसान सा क्वेश्चन आ जाए, वो आपसे गलत ना हो। तो इस तरीके से सी सेट पे फोकस रखिएगा। अगेन आई रिपीट कि हमें नहीं पता कि पेपर कैसा आने वाला है, बट वी शुड बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। इस लास्ट ईयर वाज अ वेरी बिग सरप्राइज, बट अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे, मेंटल मेकअप करके जाओगे कि दिस इज यूपीएससी, एनीथिंग कैन हैपन, तो हो सकता है कि होता क्या है कि कई बार बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह लगाने से हमें लगता है कि जिस तरीके के टेस्ट पेपर हमने दिए हैं उसी रेंज का टेस्ट पेपर वहां पे भी एग्जाम हॉल में आएगा, बट ऐसा कभी होता है नहीं। वो ये कभी भी नहीं हुआ था। 2018-19 में जब प्रेडिक्टेड पैटर्न पे पेपर्स आते थे तब भी ऐसा नहीं होता था। अब तो मतलब हाईली डायनेमिक हो गया है। सो एंग्जाइटी वगैरह मत रखिएगा एग्जाम की। यू हैव स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अब 1 महीना है। अगर आप इसमें अच्छे से बेसिक्स रिवाइज कर लो और अपना सी सेट का स्ट्रेटजी लॉक कर लो, आई थिंक प्रीलिम्स इज डुएबल। बाकी इसके अलावा आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग मच लेफ्ट टू डिस्कस। और कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हों, आई थिंक आई वाज टू फास्ट, तो कुछ स्किप हो गया हो मुझसे या कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हो तो यू कैन आस्क, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। थैंक यू सर। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट इंसाइट्स थे, स्पेशली कि एक तो आपका जो एक्यूरेसी रेट है वो आप फिगर आउट कर लो, है ना। उसके हिसाब से आप अपना प्लान ए और प्लान बी, जैसे सर ने बताया, वैसा एक फिगर आउट करके रखोगे और उसे पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से आई थिंक इम्प्लीमेंट करना एक सही आइडिया रहेगा, बिकॉज नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि किस टाइप का पेपर आएगा, राइट। सो इसलिए वो अपना एक्यूरेसी लेवल थोड़ा फिगर आउट कर लो, फाइंड आउट योर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे किसी का पॉलिटी हो सकता है स्ट्रेंथ वाला एरिया, किसी का लेट्स इकोनॉमी है या साइंस एंड टेक है, तो फिगर आउट दोज एरिया, वहाँ पे अगर आपके पास चांस है रिस्क लेने का तो उनमें लीजिए। बट ऐसे एरिया जहाँ पे आपका एक्यूरेसी लो है या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, तो वहाँ पे आई थिंक रिस्क लेना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज गिवन द काइंड ऑफ पैटर्न यूपीएससी हैज़ बिन सेटिंग फॉर द पास्ट 2 प्रीलिम्स,
तो थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा रिस्क लेना बैकफायर कर सकता है। ठीक है, सो आई थिंक कुछ और क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, तो आप पूछो सर से। आई थिंक एक क्वेश्चन शायद महेश ने पूछा था, दिस ईयर मॉक सीम्स टू बी अ लिटिल लॉट रैंडम एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। तो सर इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? अगर मॉक्स की बात किया जाए तो फिर मॉक्स के साथ एक चीज देखी गई है कि जो लास्ट वाला पेपर होता है यूपीएससी का, दे ट्राई टू मॉडल देयर मॉक टेस्ट पेपर्स ऑन दोस पेपर्स ओनली। तो चूंकि लास्ट ईयर द पेपर वाज हाईली रैंडम, और तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो फिर इन्होंने मॉक्स में भी उसी तरीके के पेपर रखे हैं। लाइक आई हैव आल्सो ट्राइड सॉल्विंग वन और टू मॉक पेपर्स, तो मुझे रियलाइज हुआ कि दे आर डूइंग नथिंग बट जस्ट कॉपिंग द लास्ट ईयर्स पैटर्न। तो उस तरीके से उसको रखेंगे तो एक्यूरेसी लेवल आपको पता चलना सच में मुश्किल है, बिकॉज एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह भी चली गई है। बट इन एनी गिवन केस आई गेस कि 60s में तो ना ही अटेम्प्ट किया जाए, बिकॉज आई हैव प्लेड दैट गेम, इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। फिर भी आप ट्राई करिए कि अराउंड 75 तो बहुत ही मतलब 75 to 85 ये बहुत ही सेफ जोन माना जाता है। तो जब आपको कहीं क्लैरिटी ना मिल रही हो तो बहुत कम भी अटेम्प्ट मत करिए, बहुत ज्यादा भी मत करिए। मोर देन 90 जाना भी रिस्की हो जाएगा, लेस देन 70 भी रिस्की हो जाएगा। तो एनीथिंग इन एंड अराउंड लाइक 80 प्लस माइनस 5 क्वेश्चंस, डिपेंडिंग ऑन कि पेपर कैसा आया। क्योंकि सच में इसमें आई कैन अंडरस्टैंड इसमें बहुत मुश्किल होता है। जैसे मुझे अगर फिर देना हो तो फिर मैं तो फिर अपने लो एक्यूरेसी मतलब 2 क्वेश्चंस वाले पे ही जाऊंगा। बट अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है तो फिर आई थिंक अराउंड 80 क्वेश्चंस एक सेफ बेट है। और लेकिन हाँ, अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो 80 क्वेश्चंस टफ पेपर है, तो प्लीज मेक श्योर कि 2-3 रीडिंग देकर आप करें। ये नहीं कि फर्स्ट रीडिंग में 80 क्वेश्चंस कर लिया। कई बार सेकंड टाइम क्वेश्चन पढ़ने में कुछ नए थॉट्स आते हैं दिमाग में, तो यू कैन डू दैट। राइट, मतलब पेपर आई थिंक मल्टीपल आइट्रेशंस में सॉल्व करना चाहिए। वन एग्जैक्टली। गो में सॉल्व करना कभी ठीक नहीं रहेगा। तो आई थिंक वो तो एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है, राइट। सो ये चीज़ सही बताया। और ठीक है, बाकी आप लोग अपना माइक ओपन करके एक एक बारी आप पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू प्रीलिम्स। सर पहले 3 राउंड्स होते थे, अभी 2 राउंड्स ही हो पा रहे हैं, पेपर इज गेटिंग लेंदी। हाँ, इट्स ओके। अगर 2 राउंड भी हो रहा है तो फिर ठीक है। यूजुअली थर्ड राउंड में 3 ही 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं जो हाईली डाउट वाले होते हैं। लाइक फर्स्ट राउंड में अगर आप अराउंड 45-50 करोगे, सेकंड राउंड में 25-30 के आसपास होते हैं। थर्ड राउंड आते आते मतलब जहां तक मैंने भी 3 राउंड में जब मैं करता था, तो तीसरे राउंड में बहुत ही मतलब 50-50 या बहुत कम आइडिया वाले क्वेश्चन रहते थे, वेदर आई शुड टेक द रिस्क और नॉट। इस टाइप के क्वेश्चन ही बचते थे। तो अगर हाँ, अगर प्रॉपर टाइम में 2 घंटे में आपका 2 राउंड भी प्रॉपर कंप्लीटली हो पा रहा है विदाउट एनी हरी, तब भी ठीक है। थर्ड राउंड में वैसे भी बहुत क्वेश्चन बचते हैं नहीं, सो इस पे इतना फट आउट करने की जरूरत नहीं है। राइट। और सर एक और जैसे आई थिंक एक क्वेश्चन और आया था, हाँ। लाइक आजकल एनवायरनमेंट के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे स्क्वायरल पे क्वेश्चन था, और एंगोटैंग के ऊपर क्वेश्चन था, या फिर वो मालाबार सिवेट वाला था कि इनमें से कौन से नॉकटर्नल एनिमल्स हैं। तो उन क्वेश्चंस को किस तरीके से आपने अप्रोच किया, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो कभी हमने पढ़ा था ये सब स्पीसीज कभी इंडिकेट रही है, न्यूज में नहीं है। तो बेसिकली आप इन्वायरमेंट पढ़ते जाइए एंड मोस्ट ऑफ द स्पीसीज विल बी नोइंग अबाउट देम। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो फिर दे कैन मॉडल इट इन अ डिफरेंट वे। जैसे नॉकटर्नल पूछ दिया, तो ऐसे में मुझे एक रियल एग्जाम में क्लैरिटी नहीं थी। मुझे 2 का पता था, 1 का मुझे पता नहीं था, और ऑप्शन में एलिमिनेशन था नहीं, तो आई अल्टीमेटली लेफ्ट दैट क्वेश्चन। और अंत में आप देखोगे तो यूपीएससी ने शायद उसका आंसर सिर्फ 1 ओनली माना है, विच इज अगेन डिबेटेबल, बिकॉज उसमें 3 में से 2 नॉकटर्नल है, तो ऐसा कुछ है। तो मेरे हिसाब से वी शुड नॉट बी रनिंग आफ्टर दैट। अगर आप ऑन द गो पढ़ रहे हो, स्पीसीज के बारे में कुछ आपको पता चल गया तो ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्पीसीज है, जैसे टाइगर वाइगर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एलिफेंट एलिफेंट के बारे में, चीता, स्नो लेपर्ड वगैरह के बारे में। उसके अलावा कोई ऐसा वैसा पूछ देता है तो और आपसे नहीं हो पाया, या आप कंफ्यूजन में हो और एलिमिनेशन वगैरह नहीं लग रहा है, तो इट इज वेरी सेफ टू लीव दिस क्वेश्चंस। क्योंकि अगर आप इसमें जितना एफर्ट डालोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। मे बी अगले बार एक बार भी एक भी क्वेश्चन इससे ना पूछे। तो ऑन द गो जितना आप पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ो, उसमें बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत नहीं है। राइट। सो मतलब कहने का मतलब यही था कि अगर आपको लग रहा है आपने कभी पढ़ा हुआ है उसके बारे में,
तो आप एक रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज इट वुड बी अ सेफ बेट टू लीव सच क्वेश्चंस। राइट। और कोई किसी का क्वेश्चन है? नीति मैम, शानू सर। दीप्ति, किसी का कोई क्वेश्चन? So what should be the number of FLTs considering the quality of mocks nowadays? नंबर ऑफ फुल लेंथ टेस्ट्स। फुल लेंथ टेस्ट मेरे हिसाब से अभी 1 महीने बचे, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव स्टार्टेड गिविंग फुल लेंथ टेस्ट्स। और मेरे हिसाब से अराउंड 10 फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हो 2 मंथ्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन। अभी से अगर आपको देना हो तो आई वुड रिकमेंड कि 3 से 4 और फुल लेंथ दे दीजिए। और टेस्ट्स अगेन आई रिपीट आर इम्पोर्टेंट बट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब एक्सट्रीम, मतलब कि ऐसा नहीं कि टेस्ट आप नहीं दोगे तो फिर आप लेफ्ट आउट हो जाओगे। लास्ट ईयर मैंने बहुत ही कम टेस्ट दिए थे, तो लेकिन हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में बिगनिंग में दे रहे हो तो अराउंड टोटल मेरे हिसाब से 30-35 टेस्ट आपको देने चाहिए फ्रॉम जनवरी। वो 30 टेस्ट में एटलीस्ट आपके कोशिश करिए कि आपके 10-12 फुल लेंथ टेस्ट हो। लास्ट मोमेंट में जो सब चलते हैं जैसे विजन का अभ्यास चलता है, दैट इज ऑल्सो गुड। और फुल लेंथ टेस्ट का कोई मतलब नहीं है कि अगर आप उसको एक हफ्ते में एक से ज्यादा दे रहे हो, तो 1 इन अ वीक इज ओके। अभी से अगर आप 2 और टेस्ट देना चाहो ठीक है, बट अच्छा, कोई कमेंट है आकाश कुमार का कि, तो मैं ये कह रहा था कि वही है कि आप 1-2 टेस्ट और दे सकते हो। डू नॉट वरी टू मच कि अभी से कितने टेस्ट देने हैं, बिकॉज 1 महीना बचा है। आई थिंक बेसिक्स रिवाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन उस टेस्ट के पैटर्न पे फिर रियल एग्जाम आएगा भी नहीं। एंड मतलब ये चीज़ है कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो ना तो एनालिसिस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आई जैसे सर ने बोला कि एक या दो टेस्ट से ज़्यादा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जस्ट टू कीप योर सेल्फ एक्सपोज टू सच क्वेश्चंस आप सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, है ना, 5-10 क्वेश्चन का सेट। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। बट हाँ, ये है कि फुल लेंथ टेस्ट दिए होने चाहिए आपने, सो दैट आपके पास एक पहले से प्रिपेयर्ड स्ट्रैटेजी हो। जैसे सर ने बताया प्लान ए और प्लान बी, वो तभी बनेगा जब आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर रखा होगा फुल लेंथ टेस्ट से। ठीक है, तो मिनिमम तो 4-5 फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए। अब मैक्सिमम में जैसे सर ने बताया कि 2 वीक वीक में 2 लगा लो मैक्सिमम, तो आई थिंक अराउंड ये लास्ट वीक तो देना भी नहीं चाहिए। तो आई थिंक अराउंड 6 to 7 टेस्ट मैक्सिमम देने चाहिए अभी एट दिस पॉइंट। ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, मैंने 25 क्वेश्चंस किए थे। 2-3 क्वेश्चंस मुझे मतलब ट्रिकी लगे थे, तो आउट ऑफ दैट दो 25 क्वेश्चंस आई गेस 20-21 क्वेश्चंस मेरे सही रहे होंगे। 25 मैंने किए थे। कूल। गाइस, और किसी का कोई डाउट है? हाँ, तुषार पूछे। हेलो सर। मेरा हेलो। ये डाउट है कि बेसिक्स आपने रिवीजन की बात की, तो हम बेसिक्स में मतलब कैसे रिवाइज करें? जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी और आईआर पर फोकस रखते हुए बेसिक्स, तो मतलब किस उससे रेफर करके कौन सा पोर्शन ज्यादा? बेसिक्स में स्टैंडर्ड बुक्स आपके आएंगी। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटी, इसमें बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल पे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, इमरजेंसी में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, या फिर आपका किसी पार्लियामेंट्री कमेटी पे क्वेश्चन पूछ दिया, तो या फिर लेट्स से कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से उठा दिया कुछ, या फिर अमेंडमेंट पे कुछ क्वेश्चन आ गया। तो ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं, तो वो आपको स्टैंडर्ड बुक से मिलेंगे। और बेसिक्स में मतलब कि एक होता है कि नेक्स्ट लेवल टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे अप्लाइड टाइप के, जैसे कि हेट स्पीच वगैरह पे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया प्री में कि कौन कौन से एक्ट में हेट स्पीच को मेंशन किया गया। इस टाइप का क्वेश्चन किसी पेपर में मॉक में बना भी था। तो ये थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है। बेसिक ये मतलब जो आपको सीधे आप जाएं अपने बुक खोलें आपको मिल जाए, आपको गूगल ना करना पड़े। तो अगर पॉलिटी की आप बात कर रहे हो तो लक्ष्मीकांत है, यूजुअली स्टैंडर्ड सोर्स है। तो उस टाइप से आई मॉडर्न हिस्ट्री है तो स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं। तो दीज आर योर बेसिक सोर्सेस। कूल। ओके सो सर। और कोई डाउट किसी को? हाँ, दीप्ति मैम। हाँ, हेलो सर। हेलो। सर हेलो। 2023 में most of the questions I was not able to eliminate between two options, and most of the questions have actually turned out मतलब
बहुत ही सिमिलर ऑप्शंस है। जैसे हमारे एक क्वेश्चन था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कंपैरिजन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो सच क्वेश्चंस या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस है जो लाइक वी वर नॉट एबल टू एलिमिनेट विद इन 2 ऑप्शंस। So how did you tackle those questions and how were you able to मतलब 2023 का average marks if we see around कि सबका it has been lying around 70 to 80. So how are you able to clear forest cutoff as well? देखिए उसमें ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज़न्ट नोइंग कि मेरा फॉरेस्ट का क्लियर होगा कि नहीं होगा, बिकॉज़ कोई भी आंसर की रिलायबल नहीं थी। आई वाज़ श्योर कि आई वाज़ गेटिंग लेस देन 100 मार्क्स। लेकिन हाँ, अगर इस टाइप के एलिमिनेशन टाइप के क्वेश्चंस थे, तो बेसिकली इनको मैंने ये किया था कि मैंने रीजनिंग लगाने की कोशिश की थी। जैसे आपने ये चाइना और इंडिया का कंपैरिजन पूछा था, तो उसमें से मैंने थोड़ा-सा बेसिक रीजनिंग लगाई कि लाइक चाइना में मतलब जैसे हमने पढ़ा है कि चाइना इज़ आउटसोर्सिंग इट्स एग्रीकल्चर टू लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, तो वहाँ से थोड़ा-सा रीजनिंग लगा के थोड़ा-सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश किया था। तो ये क्वेश्चन मेरा उससे सही हो गया था। बट मैक्सिमम जगह जहाँ ये नहीं लग रहा था, जैसे माइन्यूट डिटेल्स पूछ रहे थे कहीं पे, तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ टेकिंग अ रिस्क, क्योंकि इवन मतलब इन अ ट्रिकी पेपर आल्सो अगर आप उठा के देखिए तो लाइक 35 टू 40 क्वेश्चंस आराम से डूएबल थे। तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार होता क्या है कि लास्ट ईयर ये था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स ओनली वाज द आंसर। सो मेनी पीपल हु फॉलोड दैट देयर गट दे हैव स्कोर्ड अबव 100 आल्सो। लेकिन दिस इज हाईली रिस्की बिकॉज़ फिर आपको पता नहीं रहेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो अगेन थोड़ा-सा आपको अपने रिस्क को रिड्यूस करना पड़ेगा बिकॉज़ एलिमिनेशन टेक्निक हैज़ बीन एलिमिनेटेड। तो यू हैव टू एश्योर योरसेल्फ कि कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली। लाइक जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो आई वाज़ लाइक 80s में फिर से कट ऑफ रहेगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रॉस 90। तो जब ना मुझे लग गया कि 90 क्रॉस ये नहीं करेगी, तो फिर मुझे कोई इंसेंटिव नहीं था ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो बेसिकली अगर आप लंबे टाइम से पेपर देखें या तो आप पैटर्न ऑब्जर्व करें, तो आपको पता चल जाता है कि कट ऑफ क्या किस रेंज में जा सकती है। एंड इफ यू हैव स्टडीड वेरी वेल एंड स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड कि बहुत सारे क्वेश्चन में 2 में, तो देयर आर मेनी पीपल हु आर कंफ्यूज्ड लाइक यू। और कंफ्यूजन में हमेशा मार्क्स गिरेंगे। यू कैन आल्सो रिलाई ऑन सीसैट टफ ही आएगा। तो थोड़ा-सा रिस्क आप कम कर सकते हैं। दैट्स ऑल यू कैन डू। Right, sir. Thank you. That's a great advice, I think. So, और कोई किसी का कोई डाउट है guys? Someone was asking about 2025, वो कमेंट्स में पढ़ नहीं पा रहा। Can you read it out for me? हाँ, आकाश कुमार का ये कमेंट था. He was saying how to memorize and revise along with reading new subject during early phase of preparation. एक तो ये डाउट था इनका, और दूसरा था ऑप्शनल के बारे में कैसे प्रिपेयर करना है. तो आकाश आप यहाँ पे हो क्या? जिसने क्वेश्चन पूछा है वो अभी अवेलेबल होंगे यहाँ पे? I guess माइक में कुछ दिक्कत. आप मतलब ये पहले वाले क्वेश्चन का ही बता दो, हाउ टू मेमोराइज along with reading new subjects. रोड मैप फॉर 2025। देखिए फर्स्ट रीडिंग में कोई भी चीज ध्यान में रहती है नहीं। सो यू हैव टू रीड अराउंड 2 to 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आप पढ़ेंगे बिफोर फिलिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म, तब आपको चीजों पे कॉन्फिडेंस आएगा। सो अगर फर्स्ट रीडिंग में आपको लग रहा है कि फिर नहीं दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो इट इज वेरी नेचुरल। आप अपने रीड हाँ, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन है कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़िए कोई भी चीजों को, तो फिर मतलब उसको आराम से पढ़िए। देयर इज नो हरी टू रीड, या बुक खत्म करने की जल्दबाजी में कभी मत पढ़िएगा, या फिर टॉपिक वाइज टारगेट लेके मत बैठिएगा कि आज ये टॉपिक निपटानी है। बिकॉज उसमें क्या होता है कि लास्ट में जो टॉपिक्स आती हैं उसे जल्दी बस रीड आउट कर देते हैं, हमारे समझ में कुछ आता है नहीं। तो ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती है। सिलेबस इज वॉल्यूमिनस, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप 6 महीना डेडिकेटेड होके विद अ क्लियर माइंड आप पढ़ रहे हैं आराम से विद योर ओन पेस अराउंड 8 to 10 आवर्स पर डे, 6 महीने बाद आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि चीजें कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे। फॉर द फर्स्ट 6 months यू विल हैव नो क्लू, तो इट इज वेरी नेचुरल टू बी एंग्शियस। और रोड मैप यही कि अभी आप 5-6 महीने बेसिक रिसोर्सेज पढ़िए, और फिर जब आपका नवंबर दिसंबर आता है तब आप अपने आप को टेस्ट करना शुरू करिए सेक्शनल टेस्ट वगैरह से, तब उससे आपको क्लियर होगा कि कितना आप रिकॉल कर पाए थे। अभी तो ये कहना या प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको इस स्टेज पे कंसर्न नहीं करना चाहिए। अच्छा, सर यार बुक बुक लिस्ट एंड लिस्ट. सोर्सेज, समवन इज आस्किंग अबाउट बुक लिस्ट एंड सोर्सेज। वो सभी हैं, वो सेम हैं जो सबके लिए होंगे।
मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम देख लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी में जैसे ओल्ड एनसीईआरटी के सिलेक्टेड चैप्टर्स में आर्य शर्मा और से देख लेता हूँ, और आई एम ऑल्सो सतीश चंद्रा से, और आई एम ऑल्सो यूजिंग लूसेंट का जीके। उसमें कुछ एरर्स हैं, बट अगर एक बार उसको करेक्ट कर लीजिए तो इट्स वेरी गुड बुक फॉर हिस्ट्री एटलीस्ट, और बेसिक साइंस के लिए। बाकी तो फिर आप अपना ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है ही, और वही सेम चीजें हैं, मतलब कोई ऐसा नया रिसोर्स है नहीं। बाकी अगर आपको कोई बढ़िया रिसोर्स लगता है तो फील फ्री टू गो फॉर इट, बिकॉज मैनी पीपल हैव रिफर्ड टू मैनी अदर सोर्सेस, और घुमा के सबके लिए वही रहता है। आई थिंक एक शानू का डाउट था, इवन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री देर आर फ्यू क्वेश्चन इन 2023 विद माइन्यूट डिटेल्स ऑफ आर्म्स एक्ट that were not covered in spectrum. Did you leave such questions? यस आई लेफ्ट दोस क्वेश्चंस, क्योंकि इसको करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। आप इसमें किसी में लॉजिक भी लगा सकते हैं, बट हिस्ट्री में आई डोंट थिंक यू कैन गेस एनीथिंग, क्योंकि बहुत सारे कई बार क्या होता है काउंटर इंट्यूटिव आंसर्स रहते हैं, तो इट्स नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क। और ऐसे क्वेश्चन एक ही दो आते हैं, तो फिर इट इज वेरी वेरी सेफ टू स्किप दोस क्वेश्चंस। ये ट्रैप होता है बेसिकली। ठीक है, सो गाइस कोई किसी का डाउट मिस तो नहीं किया? ठीक है, so let's wind up this session. Thank you Atul sir for enlightening us with your knowledge and हाँ, someone helping is out the asking about old NCERT, new NCERT और तमिलनाडु वाली। वो तो I think हाँ, न्यू 2020 एनसीईआरटी, हाँ 20 मतलब ये न्यू एनसीईआरटी को पहले तो बहुत रैशनलाइज कर दिया है। आई मीन न्यू एनसीईआरटी में जो पहले 4 साल पहले आती थी, ऑनलाइन मिलती थी, अब वैसे मिल नहीं रही है। ओल्ड एनसीईआरटीज आर मोर रेलेवेंट, क्योंकि उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर न्यू एनसीईआरटी से टर्मिनोलॉजीज पिकअप हो जा रही हैं। सो बेसिकली अगर आपको टर्मिनोलॉजीज मिल जाए न्यू एनसीईआरटी से, तो जस्ट हैव अ लुक और एक टर्म वगैरह का लिस्ट बना लीजिए, और कंसेप्ट समझने के लिए यू कैन रिवर्ट टू ओल्ड एनसीईआरटी। और तमिलनाडु इज ऑल्सो गुड फॉर सिलेक्टेड चैप्टर्स। संगम मंगम वाला चैप्टर हो गया, या फिर तो मिडीवल एंशिएंट का उन्होंने भी थोड़ा सा ढंग से कवर किया है, लाइक स्पेशली ये जो साउथ इंडियन डायनास्टीज हैं, यू कैन लुक फ्रॉम देयर। हालांकि अब मैं उतना उस पर फोकस करता नहीं। बोर्ड टू बी रेड, अगर आपके पास टाइम, अगर आपको नेक्स्ट ईयर देना है तो एक बार देख लीजिए न्यू ईयर वाला, और ओल्ड का भी सिलेक्टेड ही है। मतलब आप देखिए, मतलब अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस लेवल, मतलब इसमें क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम देना भी, मतलब आई डोंट थिंक इट्स वाइज। हाँ, आई थिंक इसमें बेटर ये रहेगा आप कोई एक सोर्स फॉलो कर लीजिए। इट कुड बी इधर ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी और तमिलनाडु बुक, तीनों में से कोई भी ले लीजिए, तीनों इक्वली गुड हैं। कुछ के अपने अपने एडवांटेज हैं, और बाकी जो रह गया ना दैट कुड बी सॉल्व बाय द टेस्ट सीरीज। जितना ज़्यादा आप हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे उतने आपका वो जो नॉलेज गैप था वो कवर अप हो जाएगा, आई गेस। यस, और लेफ्ट ओवर वन लाइनर टाइप का आपको हिस्ट्री नेवरदलेस लूसेंट में मिल ही जाने है, तो अगर आप वो भी कर ले रहे हो तो दैट इज यू आर एक्सट्रीमली सेफ। वो मतलब एक तरीके से कवर अप कर देती है लूसेंट की बुक वन लाइनर के फॉर्म में, तो इतना ज्यादा उसमें फिर आपको, मतलब आप यू कैन स्किप ऑल्सो। अगर पीवाईक्यूज लगा लिए, लूसेंट कर लिए, और थोड़ा सा ओल्ड एनसीईआरटी सिलेक्टेड रीडिंग कर लिए, दैट विल ऑल्सो सफाइस, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं हिस्ट्री के लिए। राइट, ठीक है, सो आई गेस अभी सबका डाउट ओवर हो गया होगा ना अंकित? और तो कोई डाउट नहीं है ना आपका? ठीक है, कूल है सर, तो फिर आज फाइंड अप करते हैं। एंड थैंक यू अतुल सर फॉर जॉइनिंग, एंड थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके सर, बाय बाय।